हेलो 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 मेरे सीए इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है यश चौहान और मैं बाई क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और इस समय आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीए बाबा क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपका जो वन ऑफ द सब्जेक्ट है सीए इंटर का, जिसका नाम है ऑडिट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ऑडिट। बच्चों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये जो स्क्रीन पे जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज आपके स्टडी मटेरियल, जी हाँ, आईसीएआई ने जो आपको ऑडिट का स्टडी मटेरियल दिया है, ये उसी का ही चैप्टर नंबर 3 है और वही स्टडी मटेरियल आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ऑडिट का रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वो चैप्टर आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे, ध्यान से मेरे साथ अगर आप सिंक्रोनाइज करेंगे, तो ये चैप्टर आपके माइंड में भी बैठ जाएगा और आपके ब्लड के डीएनए में ये चैप्टर फ्लो होने लगेगा। ये चैप्टर इतना कॉन्सेप्चुअल है और इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको दूंगा कि आपको रास्ते चलते भी अगर कोई आपसे पूछेगा कि ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, डिटेक्शन रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, तो बेटा आप उसको इस तरीके से समझा दोगे कि वो आने वाले अपने पूरे जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में वो कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेगा। तो इस लेवल पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ना केवल आपको ये लाइनें याद हो जाएंगी, स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज याद हो जाएगी, बल्कि आपको एग्जैक्ट उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा और बहुत प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में ये बातें फ्रीज हो जाएंगी। तो ये है हमारा स्टडी मटेरियल रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर नंबर 3 ऑडिट सीए इंटरमीडिएट का। ये कॉन्सेप्ट सीए फाइनल के लिए भी बराबर रिलीवेंट है। अगर सीए फाइनल वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये नोट्स हैं, ये आपका स्टडी मटेरियल का एग्जैक्ट कॉपी मैंने किया है। एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल की जो लाइंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो रिपीटेड लाइंस थी, जो थोड़ा इररिलेवेंट मटेरियल था, वो मैंने हटा दिया है ताकि आपके पास प्रिसाइज मटेरियल आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम। चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, प्रिपेयर्ड बाय सीए यश चौहान। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9131956490। यदि अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। बाई क्वालिफिकेशन मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और नवंबर 2023 में मैंने सेम सीए फाइनल का एग्जाम पास किया है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ऑडिट रिस्क। आप स्टडी मटेरियल में भी देखेंगे चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत होती है ऑडिट रिस्क से। आइए समझते हैं ऑडिट रिस्क क्या है। ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क का मतलब एक ऐसा रिस्क है कि ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। अब बेटा यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन ऑडिटर कह देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर ये ओपिनियन दे देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो ये बेटा गलत ओपिनियन देने का जो रिस्क है ऑडिटर के पास, ऑडिटर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल मैं क्विकली एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था ऑडिट रिस्क के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि बेटा ऑडिट रिस्क, मैंने आपको बोला था एक एग्जांपल से समझाने के लिए कि ये एक लड़का है, इसका नाम है रमेश। ये आपकी क्लास का बच्चा है। आपने बोला कि सर रमेश के बारे में आप अपना ओपिनियन दो, सर आप हमको बताओ कि रमेश कैसा बच्चा है। तो आपने मेरे को बोला रमेश के ऊपर अपना ओपिनियन दो। तो मैंने रमेश से थोड़ी बहुत बात की। जब मैंने रमेश से बात की तो मुझे लगा रमेश तो बड़ा सज्जन पुरुष है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत आदर सम्मान के साथ बात कर रहा है। तो मैंने बोल दिया बेटा रमेश जो है वो गुड बॉय है। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया रमेश के ऊपर कि रमेश जो है वो गुड बॉय है। लेकिन बाद में जब मैं इसके दोस्तों से मिला,
इसके रिश्तेदारों से मिला तो मुझे पता चला कि रमेश तो सिगरेट पीता है, रमेश जो है वो सिगरेट पीता है, रमेश जो है वो गुटखा खाता है, रमेश जो है वो नकल करके पास होता है एग्जाम में। तो मतलब रमेश के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, मतलब रमेश जो है वो नालायक है, रमेश जो है वो है नालायक, ये है एक्चुअल पोजीशन रमेश की। लेकिन बेटा मैंने अपना ओपिनियन दे दिया था कि रमेश गुड बॉय है, तो मैंने क्या गलती कर दी? मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि रमेश गुड बॉय है, लेकिन एक्चुअली में रमेश के अंदर ये कमियां हैं, ये खामियां हैं। तो ये जो मेरा गलत ओपिनियन देने का, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का जो रिस्क है ना, उसको मैं बोलूंगा ऑडिट रिस्क। ऑडिटर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहां पे क्या गलती की? मैंने गलती ये कर दी ना कि ये तो नालायक था, पर मैंने कह दिया कि ये गुड बॉय है। तो ऑडिटर क्या गलती कर सकता है? ऑडिटर बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये जो गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करने का रिस्क आ गया ऑडिटर के ऊपर, इसको मैं बोलूंगा ऑडिट रिस्क। आइए देखिए, यही लिखा हुआ है आपकी स्टडी मैट में भी, ये लिखा हुआ है, पढ़िए। ऑडिट रिस्क मींस मतलब द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देगा व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर एक्सप्रेस कर देगा अनमोडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है। बेटा अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब ये होता है कि ऑडिटर ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, कि ऑडिटर ये बोल देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। तो इसको मैं बोलता हूं अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब क्लीन रिपोर्ट दे देगा, साफ सुथरी रिपोर्ट दे देगा। तो ऑडिटर साफ सुथरी रिपोर्ट दे देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है, फ्रॉड हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है। तो इस रिस्क को मैं बोलूंगा ऑडिट रिस्क। आगे पढ़ो। तो ये लैंग्वेज आपके स्टडी मैट की है, आपको एग्जाम में यही लिखना है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पढ़ो। टू अवॉइड अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज द ऑडिटर विल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट इन सच अ वे दैट द ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए ऑडिटर प्लान करेगा और परफॉर्म करेगा अपने ऑडिट को इस प्रकार से कि ऑडिट रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाए। तो मैंने आपको एक बात बोली थी पिछले लेक्चर में कि ऑडिटर के जीवन का उद्देश्य क्या है। ऑडिटर के जीवन का उद्देश्य ये है कि वो जो ऑडिट रिस्क है ना, उसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके जाए, ऑडिट रिस्क को घटा दे, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर दे। ये ऑडिटर के जीवन का मकसद है कि ऑडिट रिस्क को कम से कम कर दे। अच्छा, ओके। ऐसे 200 स्टेट्स दैट, ऐसे 200 ये बोलता है कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढेगा टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क, ताकि ऑडिट रिस्क को कम से कम किया जा सके, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक किया जा सके, एंड देयर बाय एनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, और उसके हिसाब से ऑडिटर रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, जिसके आधार पे, ऑन विच टू बेस, जिसके आधार पे ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो बेटा ऐसे 200 ने क्या बोला? ऐसे 200 बोलता है कि ऑडिटर सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करेगा अपने ऑडिट रिस्क को घटाने के लिए, लो लेवल तक, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ऑडिट रिस्क को घटाने के लिए वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करेगा, जिससे वो एक रीजनेबल कंक्लूजन तक पहुंच सके, और रीजनेबल कंक्लूजन के आधार पे वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके। ठीक है, अब आगे बात आती है ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। मैंने आपको बताया था ऑडिट रिस्क दो चीजों से मिलकर बनता है, ऑडिट रिस्क दो फंक्शन से बनता है। देखो ऑडिट रिस्क का मैंने बोला था ये दो चीजों से मिलकर बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। ये फंक्शन हमेशा याद रखना, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। यही ये लाइन यहाँ पे लिखी है स्टडी मैट में कि ऑडिट रिस्क फंक्शन है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का और डिटेक्शन रिस्क का। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। आइए
अब हम बात करते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? देखो बेटा, ऐसे 200 बोलता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज द रिस्क, ये एक रिस्क है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी प्रायर टू ऑडिट। मतलब हमने ऑडिट शुरू किया, ऑडिटर ने ऑडिट शुरू किया, और ऑडिट शुरू करने के पहले जो पॉसिबिलिटी है कि रिस्क की मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो होगी इसमें, वो जो पॉसिबिलिटी है ना, उसको मैं कहूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऑडिट शुरू करने के पहले, प्रायर टू ऑडिट, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस रिस्क को मैं बोलूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है? इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, कि एक प्रोबेबिलिटी है फ्रॉड की या एरर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिफोर ऑडिट। ऑडिट शुरू करने के पहले ही मेरे को ऐसा फील होता है या मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी। तो ये जो चांसेस हैं ऑडिट शुरू करने के पहले मिस स्टेटमेंट होने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस चांस को या इस घटना के घटित होने का जो रिस्क है, उसी को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। आइए बेटा, आपको समझ में ये आया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट? तो मैं आपको बताता हूं कि मिस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। आप समझो, थोड़ी सी मेरी बात को समझो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, मिस स्टेटमेंट, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि यही आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, और यही लैंग्वेज आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी जो लिखी हुई है, वही मैं आपको लिखवा रहा हूं या मैं आपको समझा रहा हूं। मिस स्टेटमेंट, तो देखो मिस स्टेटमेंट क्या है ना, ये एक डिफरेंस होता है। ये एक डिफरेंस है। किस चीज में डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। ये डिफरेंस है आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट वाला, जिसके हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। प्लस मान लो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हो गए आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और एक है जो आपने एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो मिस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने जो बोला है आपको अमाउंट, इसके हिसाब से जो अमाउंट आना चाहिए था, या इसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन आना चाहिए था, या इसके हिसाब से प्रेजेंटेशन आना चाहिए था, या इसके हिसाब से जो डिस्क्लोजर आना चाहिए था, चारों बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो। आपको जब मिस स्टेटमेंट के बारे में लिखना होगा ना, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मिस स्टेटमेंट डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो अमाउंट बोला गया है, या जो क्लासिफिकेशन होना था, या प्रेजेंटेशन होना था, या डिस्क्लोजर होना था, चारों बातें लिखना। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो होना चाहिए था, वो डिफरेंट है, वो अलग है, वो अलग है। आप, वो डिफरेंट है, अलग है, आपने अलग अलग दिखा दिया। आपने अलग दिखा दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्या अलग दिखा दिया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो अमाउंट आना था, वो अमाउंट आपने नहीं डाला, आपने कुछ अमाउंट गलत, अलग अमाउंट दिखा दिया, तो अमाउंट डिफरेंट है, तो ये मिस स्टेटमेंट है।
या फिर जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए था वो क्लासिफिकेशन आपने कुछ अलग क्लासिफिकेशन दिखा दिया। दो लोग के बीच में लड़ाई है यहाँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एक अमाउंट आना चाहिए था, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अमाउंट दिखाया। तो ये दोनों जो डिफरेंस है ये मिस स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन आना चाहिए था, आपने अपनी किताबों में, आपने अपने बुक्स में कुछ अलग क्लासिफिकेशन दिखा दिया। तो ये जो दोनों का अंतर है, दोनों का डिफरेंस है, ये मिस स्टेटमेंट है। या फिर प्रेजेंटेशन आपने गलत कर दिया, अलग कर दिया, या फिर बेटा आपने डिस्क्लोजर अलग दिखा दिया। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है यही मिस स्टेटमेंट है। ये आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना लीजिए, फायदे में रहेंगे। आइए आपके स्टडी मैट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मिस स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा है? मिस स्टेटमेंट रिफर्स टू अ डिफरेंस, डिफरेंस है बिटवीन, डिफरेंस है बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework। तो जो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, क्लासिफिकेशन दिखाया, डिस्क्लोजर दिखाया, जो आपने अपनी बुक्स में दिखाया, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कुछ दूसरा अमाउंट आना था, दूसरा क्लासिफिकेशन आना था, कुछ अलग प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर आना था। तो ये दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है, ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। आइए, अच्छा, मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, या तो वो फ्रॉड की वजह से होगी या तो वो एरर की वजह से होगी। फ्रॉड और एरर बोले तो मतलब, फ्रॉड मतलब इंटेंशनली आपने गलत किया, आपने जानबूझ के कोई चीज गलत दिखाई, वो फ्रॉड है। एरर जो है वो बाय मिस्टेक हो गई, वो इंटेंशन नहीं था आपका, बट आपसे बाय मिस्टेक वो चीज हो गई। फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है, एरर को पकड़ना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, अब देखो मटेरियल मिस स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल समझो। जैसे आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक करना था, लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। तो आपने क्या किया? क्लासिफिकेशन गलत कर दिया ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, तो मशीन जो आपने खरीदी 5 लाख रुपए की, वो कैपिटलाइज करना था, मशीन अकाउंट में जाना था वो 5 लाख, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। तो ये जो आपने क्लासिफिकेशन में गलती कर दी ना, ये मिस स्टेटमेंट है। ये एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल का ही है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया या अंडर स्टेट कर दिया। एग्जाम्पल समझो, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है इन्वेंट्री का जो है, इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि इन्वेंट्री को आप वैल्यू करोगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर है उस पर आप दिखाओगे। अब आपकी कॉस्ट है मान लो बेटा 1000 और एनआरवी है आपकी 1200। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इन्वेंट्री कितनी लिखना है आपको बुक्स में? 1000 रुपए आनी चाहिए थी, विच एवर इज लोअर। लेकिन आपने क्या किया? आपने 1200 दिखा दिया। तो आपने जो वैल्यूएशन है, जो अमाउंट आना चाहिए था 1000, आपने वो ज्यादा अमाउंट दिखा दिया, बुक्स में 1200। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से 1000 आना था, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1200 लिख दिया इन्वेंट्री का। तो ये जो दोनों डिफरेंस है 200 रुपए का, ये हो गया मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मिस स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या चीज होती है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? तो बेटा मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई है, पर वो मिस स्टेटमेंट इस लेवल की है कि वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिसीजन है उसे बदल दे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मेरा इस साल का प्रॉफिट, मेरी कंपनी का इस साल का प्रॉफिट 50 लाख रुपए है। ये मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया कि 50 लाख का मेरा प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा प्रॉफिट था वो था 50 लाख 1000। तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा,
50 लाख का मेरा प्रॉफिट मैंने बुक्स में दिखाया और एक्चुअल प्रॉफिट 50,01,000 है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मिस स्टेटमेंट, भाई अमाउंट तो अलग है ना, है मिस स्टेटमेंट, लेकिन क्या ये मिस स्टेटमेंट आपके डिसीजन को चेंज कर देगी? क्या आपने पहले सोचा था कि सर की कंपनी में पैसा लगाएंगे, सर का कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, 50 लाख का टर्नओवर है, आपने सोचा था कि सर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे 50 लाख का प्रॉफिट सुन के, और बाद में आपको पता चला सर का प्रॉफिट तो 50,01,000 है, तो क्या आपके डिसीजन में कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये मिस स्टेटमेंट है, पर ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है मतलब आपका जो डिसीजन था कि सर के कंपनी में इन्वेस्ट करना, वो डिसीजन चेंज नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि आपको बाद में पता चले कि सर का जो प्रॉफिट है वो तो मात्र 5,000 रुपए है, 50 लाख नहीं है, 5,000 रुपए प्रॉफिट है। तो देखो बेटा, अभी भी अमाउंट में डिफरेंस आ गया ना। मैंने बोला मेरा 50 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस है, मतलब मिस स्टेटमेंट है। लेकिन अब ये मिस स्टेटमेंट इस लेवल की है कि आपके डिसीजन को चेंज कर सकती है। आपने सोचा था सर की कंपनी में पैसा लगाएंगे, जब आपको पता था 50 लाख का प्रॉफिट है, जैसे ही आपको पता चला कि सर तो कंगाल है, 5,000 का प्रॉफिट है, तो आपका डिसीजन चेंज हो गया कि मैं सर की कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा। तो ये मटेरियल लेवल की मिस स्टेटमेंट हो गई। मटेरियल बोले तो इसने आपके डिसीजन को बदल दिया, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को चेंज कर दिया, तो इसको बोलेंगे बेटा मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये मटेरियल है, ये सिग्निफिकेंट है। पढ़ो, आपकी स्टडी मैट का ही लैंग्वेज है और आपको एग्जाम में ये लैंग्वेज लिखना है। पढ़ो, मिस स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। मिस स्टेटमेंट को मटेरियल माना जाएगा इफ, अगर वो इंडिविजुअली, या तो खुद में या फिर एग्रीगेट, दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ मिक्स होके, एग्रीगेट होके, could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statement। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर हैं उनके डिसीजन को बदल देगी अगर कोई मिस स्टेटमेंट, तो वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी में, जोश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऑडिट पढ़ रहे हैं हम, मजा आना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है। क्या होता है आप बताओ, क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी, इसके क्या प्रोबेबिलिटी है प्रायर टू ऑडिट। ऑडिट शुरू होने के पहले क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी प्रायर टू ऑडिट। ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहलाता है। अब बेटा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल पर एग्जिस्ट करती है, टू लेवल्स, दो लेवल पर यह घटित होती है। दो लेवल कौन से हैं? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे। असर्शन किसका? ट्रांजैक्शन का, अकाउंट बैलेंस का या डिस्क्लोजर का। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल पर एग्जिस्ट करता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लेवल पे या किसी अकाउंट बैलेंस के लेवल पे या किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लेवल पे। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ाते हैं। देखो, जब बात आती है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, तो ये नाम पढ़ के कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो मिस स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है। बहुत सारे असर्शन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो बहुत सारे आइटम है ना, उन बहुत सारे आइटम को अफेक्ट करेगी। तो जब ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली है मिस स्टेटमेंट, वो बोलेंगे हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब मान लो कि अगर वो मिस स्टेटमेंट केवल किसी एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड है, तो वो हम बोलेंगे कि भाई ये मिस स्टेटमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस की है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की नहीं है। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। एग्जाम्पल से ये समझो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे शेड्यूल 3 के हिसाब से, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था शेड्यूल 3 के हिसाब से, लेकिन आपने बना दिया टी शेप में, जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे। समझ रहे हो आप? आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना था, आप कंपनी हो, लेकिन आपने बना कैसे दिया? टी शेप में बना दिया। तो आपने ये जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का जो कचड़ा कर दिया, डिस्क्लोजर का जो कचड़ा कर दिया, तो ये जो मिस स्टेटमेंट है ये
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब एक दूसरा एग्जांपल लो, आपको इन्वेंट्री दिखाना था 20,000 की, लेकिन आपने दिखा दिया इन्वेंट्री 15,000 की। तो ये जो मिस स्टेटमेंट है ये केवल एक अकाउंट बैलेंस की मिस स्टेटमेंट है ना, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो आपने गलत किया है। तो ये किसकी मिस स्टेटमेंट है? ये किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस की मिस स्टेटमेंट है। या फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का गलत सेल बुक कर दिया, आपने झूठी सेल दिखा दी 10,000 की, तो ये कौन सी है? ये किसी ट्रांजैक्शन के लेवल की है, केवल एक ट्रांजैक्शन में मिस स्टेटमेंट है। तो मैं ये थोड़ी बोल दूंगा कि भाई पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ये मिस स्टेटमेंट है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल पे होता है, या तो वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होगा रिस्क, या फिर वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लेवल पे रिस्क होगा मिस स्टेटमेंट होने का। आइए देखते हैं। देखो, risk of material misstatement at the overall financial statement level refers to risk of material misstatement that relate pervasively to the financial statement। मतलब रिस्क जो परवेसिव है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट रिलेट परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शन। दो कीवर्ड को ध्यान रखो, परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है ब्लड कैंसर की तरह, एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शन, और बहुत सारे असर्शंस को एक बार में अफेक्ट कर रही है। तो ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब अगला पढ़ो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल, असर्शन में आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा क्या होता है। हर ट्रांजेक्शन के ना कुछ असर्शन है, जैसे ट्रांजेक्शन है उसके कुछ असर्शंस होते हैं, ट्रांजेक्शन के असर्शंस होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस ये एक असर्शन है। कंप्लीटनेस बोले तो कि जैसे सेल है, सेल आपने की है 10,000 की, तो आपने पूरी 10,000 शो की है इसमें, ये कंप्लीटनेस है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये भी एक असर्शन है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ये असर्शंस है। एग्जिस्टेंस, ये ट्रांजैक्शन वाकई में एग्जिस्ट करता है। तो ये इनको असर्शंस बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन के कुछ असर्शंस होते हैं, हर अकाउंट बैलेंस के भी कुछ अलग असर्शंस होते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द nature, timing and extent of further audit procedure necessary to obtain sufficient and appropriate audit evidence। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे ऑडिटर को देखना होता है, ताकि वो अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को डिसाइड कर सके। वो ये डिसाइड कर सके कि उसको कितनी ऑडिट प्रोसीजर आगे लगानी है। थोड़ा आपको समझाता हूं, देखो ये है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर इसको एक्सेस करेगा, ऑडिटर इसको एनालाइज करेगा, असेस करेगा। ऑडिटर इसको असेस करेगा, क्यों असेस करेगा? टू डिटरमाइन, ताकि वो डिसाइड कर सके, क्या डिसाइड कर सके? वो डिसाइड कर सके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आराम से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को वो एक्सेस करेगा ऑडिटर, ताकि वो अपने ऑडिट प्रोसीजर के एक्सटेंट को डिसाइड कर सके। कैसे बेटा? अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा, अगर ये हाई है, ज्यादा है, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट रिस्क को कम से कम करना, लो लेवल तक लेके आना, ऑडिट रिस्क को लो लेवल तक लेके आना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑडिट रिस्क मैंने क्या बोला था? ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क, यही होता है।
तो ऑडिट रिस्क को कम से कम करना है। तो कैसे कम से कम होगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर उसका हाई है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा उस रिस्क को कम करने के लिए। तो वो हाई है तो फिर क्या करेगा? मोर एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। तो कितनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है किसी आइटम को चेक करने के लिए? कितनी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है किसी आइटम को चेक करने के लिए? ये डिसाइड करने के लिए ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जांचना होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एक्सेस करना होगा। जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो असेस कर लेगा तब ऑडिटर ये डिसाइड कर पाएगा कि भाई मेरे को कितनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है। अब अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है, कम है, तो ऑडिटर थोड़ी कम ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। तो यही यहां पे लिखा है, देखो यहां पे यही बात लिखी हुई है। देखो यहां पे यही बात लिखी हुई है आपके स्टडी मटेरियल में, चैप्टर नंबर 3। देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, या किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। तो जो असर्शन लेवल का रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, उसको ऑडिटर असेस करेगा। क्यों? ताकि वो डिसाइड कर सके अपनी ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगा रहा है वो? ताकि वो ऑब्टेन कर सके सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे का कंटेंट पढ़ाता हूं। आगे के कंटेंट के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूं ताकि आपके लिए मामला आसान हो जाए। मैंने आपको बोला ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, अब बात ये आती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है। मैंने बताया कि प्रायर टू ऑडिट, ऑडिट शुरू होने के पहले क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी, वो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीजों से बनता है, दो टुकड़े हैं इसके। एक है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीजों से बना है, एक है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप इसको बेसिक समझो, फिर मैं स्टडी मैट की लैंग्वेज से भी आपको समझाऊंगा। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट if there is no internal control, before considering any internal control, risk of material misstatement if there is no control, if there is no internal control। अगर इंटरनल कंट्रोल ना हो एंटिटी में तो जो रिस्क है ना मिस स्टेटमेंट होने का, वो रिस्क कहलाता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब अगर कोई इंटरनल कंट्रोल ना हो एंटिटी में तो मिस स्टेटमेंट होने का क्या रिस्क है? वो इनहेरेंट रिस्क है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बिजनेस है, कोई एंटिटी है, वहां पूरा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, पूरा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, तो इनहेरेंट रिस्क उसका ज्यादा है, उसका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। वो कुछ सेल को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो बिल तो फाड़ ही नहीं रहे, जब बिल पूरा का पूरा कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो अगर कोई इंटरनल कंट्रोल ना हो तो क्या चांसेस है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की? उसे बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क, विदाउट कंसीडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल। अब कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क का मतलब यह है कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल है, वो भी पकड़ नहीं पाएगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, करेक्ट नहीं कर पाएगा मिस स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पे। देखो क्या है कंट्रोल रिस्क, क्या है कि इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल विल नॉट
बी एबल टू डिटेक्ट, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, विल नॉट प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड करेक्ट नहीं कर पाएगा। किसको? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पर। ये कंट्रोल का फेलियर है। समझ रहे हो आप बात को? तो इनहेरेंट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर कोई इंटरनल कंट्रोल ना हो एंटिटी में तो वो इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क ये है कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल है ना वो फेल हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल भी प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, करेक्ट नहीं कर पाएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। आइए आपकी बुक की लैंग्वेज पढ़ाते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीजों से मिलकर बना है, एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क क्या है? देखिए यहां से पढ़िए। इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी मतलब होता है बेटा चांसेस या प्रोबेबिलिटी। रिस्क, इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी, चांसेस हैं। किस चीज के चांसेस हैं? ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी ट्रांजेक्शन में या किसी अकाउंट बैलेंस में या किसी डिस्क्लोजर में क्या है? इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन में, अकाउंट बैलेंस में या डिस्क्लोजर में, टू अ मिस स्टेटमेंट, कि उसमें मिस स्टेटमेंट होगी, ट्रांजेक्शन में मिस स्टेटमेंट होगी, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट होगी, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। या तो इंडिविजुअली वो मटेरियल है या जब वो दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ कंबाइंड हो जाएगी फिर वो मटेरियल हो जाएगी। बिफोर कंसीडरिंग एनी रिलेटेड कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करे बिना जो रिस्क है ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में और डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट होने का, अब वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो जो रिस्क है उसे हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। क्लियर है? ठीक है। अब कंट्रोल रिस्क क्या है, पढ़ो। कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क, ये एक रिस्क है, दैट अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर, कि मिस स्टेटमेंट हो सकती है किसी ट्रांजैक्शन में, मिस स्टेटमेंट हो सकती है किसी ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में या डिस्क्लोजर में, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या तो इंडिविजुअली या फिर जब वो एग्रीगेट हो जाए अदर मिस स्टेटमेंट के साथ, और उस मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते और करेक्ट नहीं कर सकते इंटरनल कंट्रोल के द्वारा। मतलब आपका इंटरनल कंट्रोल भी ऐसे मिस स्टेटमेंट को, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता। मतलब इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएगा। ये जो रिस्क है इंटरनल कंट्रोल के फेल होने का, इसको मैं बोलूंगा कंट्रोल रिस्क। एक थोड़ा सा छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देके समझाता हूं। इमेजिन करो ये एक आटा छानने वाली छन्नी है, ये एक छन्नी है, ये जो आटा है ये समझ जाओ ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये एक आटा है। तो ये छन्नी के पहले जो रिस्क है ना मिस स्टेटमेंट के होने का, मतलब कंट्रोल लगाने के पहले जो रिस्क है ना मिस स्टेटमेंट होने का, ये है इनहेरेंट रिस्क। अब आटा मैंने डाला, इस छन्नी में आटा डाला तो कुछ तो रुक गया, लेकिन कुछ आटा छन्नी के नीचे से भी बाहर आ गया, यहां आ गया। मतलब ये जो कंट्रोल लगाया, ये कंट्रोल भी मिस स्टेटमेंट को रोक नहीं पाया, तो ये है कंट्रोल रिस्क। ये है आपका कंट्रोल। कंट्रोल के बिना, कंट्रोल के पहले जो रिस्क है वो है इनहेरेंट रिस्क, और कंट्रोल भी रोक नहीं पाया वो है आपका कंट्रोल रिस्क। ये छन्नी भी रोक नहीं पाई और आटा नीचे आ गया, तो ये है कंट्रोल रिस्क, और ये ऊपर वाला है इनहेरेंट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल को के पहले का जो रिस्क है, बिना लगाए जो रिस्क है वो है इनहेरेंट रिस्क, और इंटरनल कंट्रोल होने के बाद भी मिस स्टेटमेंट होने का जो रिस्क है वो क्या है? वो है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका स्टडी मटेरियल हमको क्या सिखाता है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, देखो ये आपकी लैंग्वेज है बुक की। इट कैन बी सेड दैट, ये बोला जा सकता है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी। इसका मतलब मैं बताता हूं। ये लिखा है कि इंटरनल कंट्रोल की जो इफिशियंसी है और जो कंट्रोल रिस्क है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है। इनवर्स मतलब कि
एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल अगर आपका इंटरनल कंट्रोल हाई इफिशियंसी रखता है, हाई इफिशियंसी रखता है, हाई इफिशियंसी रखता है, तो इसका मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल मजबूत है, इंटरनल कंट्रोल मजबूत है, हाई इफिशियंसी रखता है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल मजबूत होगा तो कंट्रोल रिस्क कम होगा, लो कंट्रोल रिस्क। इंटरनल कंट्रोल मजबूत होगा तो कंट्रोल रिस्क कम होगा, इनवर्स रिलेशन हो गया। वहीं पे यदि अगर आपका इंटरनल कंट्रोल कमजोर है, लेस इफिशिएंट है, लेस इफिशिएंट है, अगर इंटरनल कंट्रोल कमजोर है, लेस इफिशिएंट है, तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, हाई कंट्रोल रिस्क होगा, हाई कंट्रोल रिस्क होगा। तो अगर इंटरनल कंट्रोल की इफिशियंसी हाई है, मजबूत है, तो कंट्रोल रिस्क कम है। और अगर आपका इंटरनल कंट्रोल कमजोर है तो कंट्रोल रिस्क हाई है। तो इंटरनल कंट्रोल में और कंट्रोल रिस्क में जो रिश्ता बना वो अपोजिट रिश्ता बना, इनवर्स रिलेशन बना। इसलिए आपका स्टडीमैट बोलता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। इनका जो रिश्ता है वो इनवर्स है, एक लेफ्ट जाएगा तो दूसरा राइट जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। ठीक है, आइए देखिए कंट्रोल रिस्क का एक एग्जांपल। एक कंपनी है जिसने कंट्रोल बोला है, जिसने कंट्रोल डिफाइन किया है कि कैश और चेक जो है उसका एक लॉकर में होना चाहिए, और जो उस लॉकर का एक्सेस है वो केवल एथोराइज पर्सन के पास होना चाहिए। ये एक कंट्रोल है। तो यहां पे एक रिस्क है कि इस कंट्रोल को फॉलो नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जाएगा। भाई लॉक, आपने लॉकर का लॉक ही नहीं लगाया, आपने पॉलिसी तो बना दी कि कैश को हम लॉक करके रखेंगे, लेकिन आप उसको लॉक करके रख नहीं रहे, तो ये एक रिस्क है ना कि कंट्रोल है लेकिन वो कंट्रोल फॉलो नहीं हुआ, तो कंट्रोल का रिस्क है। ठीक है, ये बात आ गई। अब हमारा अगला पॉइंट आएगा डिटेक्शन रिस्क का। हम आगे समझेंगे डिटेक्शन रिस्क क्या है। बच्चों ये वाला जो मेरा लेक्चर है थोड़ा फास्ट मोड में जा रहा है, क्योंकि सेम इसी टॉपिक पे मैंने एक बेसिक लेक्चर बनाया है। आप मेरे इसी चैनल पे वो बेसिक लेक्चर एक बार देखिए, जिसमें ऑडिट रिस्क की सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से सिर्फ 1 घंटे में समझाया है, स्टडी मैट के लैंग्वेज के साथ। तो अगर आप वो लेक्चर 1.5x में देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर देख लेते हैं, तो चैप्टर 3 आपके रट जाएगा, रट, आपको अकेले पढ़ना ही नहीं है। तो ये थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम, क्योंकि एक लेक्चर 1 घंटे का मैंने पहले डाला है इसी टॉपिक पे, तो एक बार आप उसको देख लीजिए फिर इसको देखिए। आइए हम बात करते हैं डिटेक्शन रिस्क की। तो डिटेक्शन रिस्क क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन रिस्क की। तो मैंने आपको समझाया था कि ऑडिट रिस्क दो चीजों से मिलकर बन रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मैंने बता दिया था, दो चीजों से मिलकर बना, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मैंने बता दिया बिफोर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के पहले, इंटरनल कंट्रोल नहीं है, बिफोर इंटरनल कंट्रोल। और कंट्रोल रिस्क मैंने बता दिया कि इंटरनल कंट्रोल रोक नहीं पाएगा आफ्टर इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा
मैनेजमेंट के हाथ में है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है। पूरा का पूरा इस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कम करना या ज़्यादा करना ये किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथ में है। अब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर एक्सेस करता है, यहाँ पे समझो, ऑडिटर इसको एक्सेस करता है। ऑडिटर क्यों एक्सेस करता है? टाइम पास करने के लिए? बताओ, ऑडिटर इस रिस्क को क्यों एक्सेस करता है? ताकि वो डिसाइड कर सके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। टाइम पास करने के लिए थोड़ी वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है ऑडिटर। ऑडिटर इतना फ्री थोड़ी बैठा है। ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एक्सेस कर रहा है, असेस कर रहा है, ताकि वो अपने ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिसाइड कर सके। अच्छा भैया, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को क्यों डिटरमाइन कर रहा है? क्या वो फ्री बैठा है इसलिए? नहीं। ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन कर रहा है ताकि वो जो ओवरऑल ऑडिट रिस्क है ना उसको कम कर सके, टू रिड्यूस द ओवरऑल ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक ले जा सके, इसलिए वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड कर रहा है। और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करने के लिए उसको पहले जांचना पड़ रहा है, असेस करना पड़ रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। समझो बात को, हर चीज आपस में कनेक्टेड है। ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिट रिस्क को कम से कम लेके जाना है, लो करना है। ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिट रिस्क को कम से कम करना है। ऑडिटर को ऑडिट रिस्क को लो लेवल पर लेके आना है। ऑडिटर हैव टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, रिड्यूस करना है ऑडिट रिस्क को लो लेवल तक, एट लो लेवल तक लेके आना है, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लेके आना है ऑडिट रिस्क को। तो उसके लिए वो क्या किया? उसने पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखने के लिए उसने दो चीज को देखा, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो क्या रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, और कंट्रोल रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल होने के बाद भी मिस स्टेटमेंट रह जाएगी, इसका क्या रिस्क है। ऑडिटर को समझ में आया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है तो ऑडिटर बहुत ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है तो ऑडिटर थोड़ी कम ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। इसके लिए उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एनालाइज किया। अब बात ये आती है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर तो लगा देगा, लेकिन ऑडिटर कोई भगवान नहीं है। ऑडिटर इज नॉट भगवान कृष्ण। ऑडिटर कोई भगवान कृष्ण का अवतार नहीं है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाए और ये गारंटी दे दे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। कोई भगवान नहीं है ऑडिटर। ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट होगी और पकड़ में नहीं आएगी। ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क है कि वो मिस स्टेटमेंट को ढूंढ नहीं पाएगा, मिस स्टेटमेंट को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑडिटर भगवान नहीं है। तो जो रिस्क है ना कि मिस स्टेटमेंट को ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो है डिटेक्शन रिस्क। वो है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है? देखो, डिटेक्शन रिस्क क्या है? डिटेक्शन रिस्क का मतलब सीधा समझो कि ऑडिटर भगवान नहीं है। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा पर फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क है कि वो मिस स्टेटमेंट को पकड़ नहीं पाएगा। ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट इवन आफ्टर अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। वो है हमारा डिटेक्शन रिस्क, कि ऑडिटर भी अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा के मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढ नहीं पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। पढ़ो, डिटेक्शन रिस्क को पढ़ो। देखो, ऐसे 200 डिफाइन करता है डिटेक्शन रिस्क एज द रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा
क्यों करेगा? टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए। विल नॉट डिटेक्ट, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अ मिस स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एंड दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विथ अदर मिस स्टेटमेंट। तो ये है हमारा डिटेक्शन रिस्क कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिट रिस्क को घटाने के लिए, लेकिन फिर भी वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकती है या तो इंडिविजुअली या फिर दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट होके। तो ये है बेटा हमारा डिटेक्शन रिस्क। बात क्लियर है? अब बात आती है डिटेक्शन रिस्क के भी दो हिस्से होते हैं। डिटेक्शन रिस्क के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है सैंपलिंग रिस्क, एक होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। बात करते हैं सैंपलिंग रिस्क क्या है और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है। ठीक है, सैंपलिंग रिस्क की थोड़ी सी मैं बात करता हूं। तो देखो बेटा क्या होता है ना कि जब ऑडिटर अपना ऑडिट करता है, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता है ना, तो अब मान लेते हैं किसी कंपनी में 1000 डेटर हैं। अब वो सभी 1000 डेटर को तो चेक नहीं करेगा ना भाई। अगर उसे ये जांचना है कि ये सारे डेटर जो हैं, 1000 डेटर जो हैं वो करेक्ट हैं, वो सही हैं, उनका अमाउंट सही शो किया गया है, एंटिटी का प्रॉपर हक है इन लोगों से पैसा लेने का, ये हमारे डेटर हैं। अगर 1000 डेटर हैं तो ऑडिटर सभी 1000 डेटर के अकाउंट को नहीं चेक करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, इन 1000 में से एक सैंपल लेगा अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। मान लेते हैं 1000 में से उसने 10 डेटर, 10 जो हाई वैल्यू आइटम के डेटर थे वो उसने उठा लिए, और 10 डेटर को जब उसने चेक किया तो उसको पता चला कि ये डेटर सारे सही हैं, डेटर में कोई गलती नहीं है, सारे डेटर इसने करेक्ट लिखे हैं और ये सारे डेटर एग्जिस्ट करते हैं। 10 डेटर को चेक करके उसने बोल दिया। लेकिन बेटा हो सकता है कि ये जो 10 डेटर हैं ये तो सही निकल गए, लेकिन अगर ऑडिटर सारे 1000 डेटर पर सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाता तो 1000 में से हो सकता है कुछ डेटर ऐसे होते जो कि फर्जी हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, जो एंटिटी ने जबरदस्ती अपनी सेल को फेक सेल दिखा के डेटर बना दिया। तो अगर ऑडिटर ये सेम ऑडिट प्रोसीजर पूरे 1000 डेटर पे लगाता तो उसका ओपिनियन अलग होता। ऑडिटर बोलता कि नहीं, डेटर में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। लेकिन जब ऑडिटर ने केवल सैंपल उठाया 10 डेटर का, 1000 में से केवल 10 डेटर को उसने सेलेक्ट किया, तो ऑडिटर को वो 10 डेटर में से फर्जी डेटर नहीं मिले, तो ऑडिटर ने बोल दिया कि डेटर सारे सही हैं। तो ये जो रिस्क है ना, इसको बोलेंगे सैंपलिंग रिस्क। पढ़ो समझो मेरी बात को। देखो सैंपलिंग रिस्क क्या है। सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन, ऑडिटर ने जो कंक्लूजन दिया कि डेटर सही है, बेस्ड ऑन सैंपल, सैंपल के आधार पे, एग्जांपल में जो 10 डेटर उसने सैंपल में उठाए थे, तो सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल मे बी डिफरेंट, कंक्लूजन अलग हो जाएगा, मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। अगर वो पूरी पॉपुलेशन में सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाता ना तो उसका कंक्लूजन अलग आता। सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगाया तो कंक्लूजन अलग आया। तो ये जो रिस्क है कंक्लूजन बदलने का, इसको मैं बोलूंगा सैंपलिंग रिस्क। इट सिंपली मीन्स दैट द सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज चूजन। इसका मतलब ये हो गया जो सैंपल हमने उठाया है वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आई होप क्लियर है। तो ये हो गया आपका सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है कि अगर ऑडिटर का जो कंक्लूजन आया एक सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के, अगर सेम ऑडिट प्रोसीजर वो पूरी पॉपुलेशन पे लगाता तो उसका कंक्लूजन बदल जाता। तो ये जो रिस्क है कंक्लूजन के बदलने का, ये रिस्क है सैंपलिंग रिस्क। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब बात आती है नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है। तो नॉन सैंपलिंग रिस्क सैंपलिंग रिस्क का ऑपोजिट, कि भाई ऑडिटर का कंक्लूजन एरोनियस हो जाएगा, गलत कंक्लूजन हो जाएगा, ऑडिटर का कंक्लूजन एरोनियस हो जाएगा किसी अदर रीजन से, फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड विद द सैंपल। ऑडिटर का कंक्लूजन अलग हो जाएगा किसी और रीजन से, वो नॉन सैंपलिंग रिस्क हो गया। जैसे उसने कोई इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगा दी,
जैसे जहां पे उसको रिकैलकुलेशन का डेप्रिसिएशन का रिकैलकुलेशन करना था, फॉर एग्जांपल उसको रिकैलकुलेशन वाली ऑडिट प्रोसीजर लगाना था, और उसने क्या किया, ऑडिटर ने इंक्वायरी से काम चला लिया, तो गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा दिया। तो ये गलत ऑडिट प्रोसीजर लगाने का जो रिस्क है, ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। ठीक है, आओ समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया डिटेक्शन रिस्क क्या है, कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा के भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये हो गया डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क दो टाइप से आ रहा है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। बेटा ये मैं घर से लाके नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना स्टडी मटेरियल का, एज इट इज ये सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 3 के स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है। जो नोट्स मैं यहाँ शो कर रहा हूँ वो भी आपके स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट उठाया हुआ है। और जो एग्जाम में सवाल आएगा, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, वो भी आपके स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन बनाएगा, और आपको आंसर भी यही लिखने हैं जो मैं यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा हूँ। जो लाइंस भी मैं बोल रहा हूँ, वो लाइन कोई मैं अपने हिसाब से समझा के नहीं बोल रहा, वो लाइन एग्जैक्टली जो लिखा है स्टडी मैट में उसका हिंदी में मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। तो डिटेक्शन रिस्क दो टाइप से आ रहा है, सैम्पलिंग रिस्क है और नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। सैम्पलिंग रिस्क क्या है, कि उसने जो सैंपल उठा के कंक्लूजन दिया, अगर सेम ऑडिट प्रोसीजर वो पूरे पॉपुलेशन पे लगाता तो कंक्लूजन अलग होता, वो सैम्पलिंग रिस्क है। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है, कि ऑडिटर कोई एरोनियस कंक्लूजन दे देगा, किस रीजन से, अदर देन सैम्पलिंग रीजन, वो है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आपका स्टडी मटेरियल क्या बात करता है, आगे स्टडी मटेरियल बात करता है थोड़ा सा ऐसे 315 की बात करता है। बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आप बताओ, इतनी देर से गला फाड़ते फाड़ते मैंने क्या बताया था, कि ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा। क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है, क्यों असेस कर रहा है, टाइम पास करने के लिए? क्या ऑडिटर फ्री बैठा है जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? ताकि वो अपने ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन कर सके। क्यों डिटरमाइन कर सके? ताकि वो अपने ऑडिट रिस्क को कम से कम लेवल पर लेके आ सके, अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ला सके। इसके लिए वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन कर रहा है, और अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिटरमाइन करने के लिए वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस कर रहा है। तो वही आपका ऐसे 315 बोलता है। ऐसे 315 क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एंटिटी को समझ के और उसके एनवायरमेंट को समझ के ही वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। थोड़ा पढ़ो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर is to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level, through understanding the entity and its environment, including the entity's internal control, thereby providing a basis for designing and implementing response to assess risk of material misstatement. ये जो response है ना, response to assess risk, इसका मतलब है वो अपनी audit procedure को डिजाइन कर रहा है। समझ रहे हो? पैराग्राफ क्या कह रहा है? कुछ भी तो नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो आइडेंटिफाई करे और असेस करे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट चाहे वो फ्रॉड से आ रही हो या एरर से आ रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो, या फिर वो किसी असर्शन लेवल पे हो। असर्शन लेवल मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लेवल पे हो। कैसे आइडेंटिफाई करेगा ऑडिटर? पहले वो अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को और उसके एनवायरमेंट को, और वो अंडरस्टैंड करेगा इंटरनल कंट्रोल को, ताकि वो डिजाइन कर सके और इंप्लीमेंट कर सके अपनी ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, आगे पढ़ो। देखो क्या लिखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज स्टेटेड इन SA 315 is to identify and assess the risk of material misstatement. The auditor shall identify and assess the risk of material misstatement at
दो लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखेगा और असर्शन लेवल पे देखेगा। असर्शन किसके? किसी ट्रांजैक्शन के, अकाउंट बैलेंस के या डिस्क्लोजर के। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ताकि वो डिजाइन कर सके अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब बात ये आती है बेटा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को वो आइडेंटिफाई और असेस कैसे करेगा? देखो, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए द ऑडिटर शैल, ऑडिटर पहले क्या करेगा? ऑडिटर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। जब वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा और एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, जब वो एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, उसी दौरान वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। समझ रहे हो बात को? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का मतलब क्या हो गया भाई? वो समझेगा ना कि एंटिटी क्या है। एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है? क्या कोई कंपनी सिर्फ सर्विस दे रही है या कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? वो अंडरस्टैंड करेगा ना कि भाई एंटिटी में कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, क्या कंपनी में शेड्यूल 3 लग रहा है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, या अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो इरडा एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो वो समझेगा ना एंटिटी को। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी की कि ये एंटिटी करती क्या है, इस पे कौन से रेगुलेशन लगते हैं, उसी दौरान वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक बार उसको रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, फिर वो उसको असेस करेगा, उसका एनालिसिस करेगा। असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क, रिस्क को असेस करेगा और इवेलुएट करेगा कि क्या ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है, whether they relate more pervasively to financial statement as a whole and potentially affect many assertion। ऐसे 315 क्या बोल रहा है? आपको यही लिखना पड़ेगा अगर सवाल आएगा। ऐसे 315 क्या बोल रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और असेस करने के लिए ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा? वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा और एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा। जब वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा, उसी दौरान वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें क्या रिस्क हो सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक रिस्क आ गया ना कि इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, उसमें कुछ छोल हो सकता है, इन्वेंट्री को ये ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को जब वो अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को। फिर जो रिस्क उसने आइडेंटिफाई किया तो वो ये चेक करेगा क्या ये जो रिस्क है ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है या फिर वो रिस्क केवल असर्शन लेवल से रिलेटेड है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट देखो, रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल दैट द ऑडिटर इंटेंड टू टेस्ट। ठीक है, आगे देखो। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट एंड वेदर द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर कंसीडर करेगा कि क्या लाइकलीहुड है मिस स्टेटमेंट होने का, और वो ये भी देखेगा क्या मल्टीपल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा मिस स्टेटमेंट हो सकती है, और क्या वो मिस स्टेटमेंट इस मैग्नीट्यूड की है, इस लेवल की है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या वो इस लेवल की है कि उसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट करार दिया जा सके। तो ऑडिटर इस चीज़ को एनालाइज करेगा। ये ऐसे 315 में लिखा हुआ है। तो आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड हैं, सारी लैंग्वेज स्टडी मटेरियल बेस्ड है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो दोस्त हैं जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं मई 2026 में, या जिनका पिछला एग्ज़ाम सही नहीं गया है और ऑडिट को और प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीए इंटर के ऑडिट को पूरा
इस लेवल पे यहाँ कवर किया जाएगा कि आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, सारी लैंग्वेज आपके दिमाग में होगी और आप बहुत आराम से 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है आपके पास, कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से डिस्कस कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।